Good morning to all of you. Good morning, sir. In the previous turn, we will discuss about the process of quantitative research in education. Today we will discuss about the process of qualitative research in education. Mainly we will discuss about the meaning, steps, characteristics and types. जैसा कि हमने पिछली बार क्वांटिटेटिव रिसर्च के लिए देखा था, उसी सेम पैटर्न पे हम आज इसको जानने की कोशिश करेंगे कि जो गुणात्मक अनुसंधान है उसकी प्रक्रिया क्या होनी चाहिए। हम फिर आपसे कहेंगे कि क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव का जो संबंध है वह आंकड़ों से है। सभी प्रकार के अनुसंधान गुणात्मक प्रकार के ही होते हैं। अनुसंधानकर्ता के मन मस्तिष्क में जब किसी समस्या का समाधान खोजने की वो कोशिश करता है तो नो डाउट वो किसी न किसी गुणात्मक एस्पेक्ट पे ही बात करने की कोशिश करता है। गुणात्मक एस्पेक्ट को ही देख करके वो अपने रिसर्च प्रोसेस को आगे बढ़ाता है। इस संदर्भ में गुणात्मक और मात्रात्मक अनुसंधान केवल आंकड़ों के परिप्रेक्ष्य में या डाटा जो आप कलेक्ट करते हैं उनके ऊपर हमको सोचना समझना चाहिए। आप पहले से जानते हैं कि जो 6 स्टेप्स हैं रिसर्च प्रॉब्लम या किसी भी अनुसंधान की प्रक्रिया को जानने की, जिसमें आप प्रॉब्लम को पहचानते हैं, उससे संबंधित साहित्यों का सर्वेक्षण करते हैं, अपने रिसर्च के पर्पज को स्पेसिफाई करते हैं, डाटा कलेक्ट करते हैं, डाटा की एनालिसिस करते हैं और लास्ट में फिर आप रिपोर्ट राइटिंग करते हैं और इवेलुएट करते हैं अपने रिसर्च को। इसको आप रिसर्च प्रोसेस की साइकिल कहते हैं। यह एक चक्र चलता रहता है, यह एक साइकिल की तरीके है और जैसे ही आपका अनुसंधान की कोई फाइंडिंग आती है, वो फाइंडिंग रिपोर्ट के रूप में जब आप प्रकाशित करते हैं तो फर्दर किसी दूसरे अनुसंधानकर्ता के लिए वह रिव्यू का काम करने लगता है। तो इसको हम इसीलिए चक्र कह रहे हैं क्योंकि यह ज्ञान की जो चक्र है वो चक्र चलता रहता है और नए ज्ञान की खोज विभिन्न अनुसंधानकर्ताओं द्वारा इस जगत में किया जाता है। हमको ये स्टेप्स हमेशा ध्यान रखना चाहिए क्योंकि आज हम फिर जब कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे तो इन्हीं 6 स्टेप्स के ऊपर चर्चा करेंगे। देखिए, गुणात्मक अनुसंधान का जहां तक संबंध है, हम ह्यूमन और सोशल साइंसेस के सब्जेक्ट से ज्यादा लेते हैं। जहां तक फिजिकल साइंस या नेचुरल साइंस का जहां तक संबंध है, उनकी चरों की जो प्रकृति है वो सामाजिक विज्ञान या मानव विज्ञान से संबंधित चरों से फर्क है। वहां पर दशाएं एक जैसी हैं, चरों में बदलाव को आप बहुत ही एक्यूरेसी के साथ मेजर कर सकते हैं, लेकिन किसी मानव के मन मस्तिष्क में क्या चल रहा है, किसी मानव का व्यवहार कब बदल जाएगा, कोई मानव किस प्रकार से सोच रहा है, किसी व्यक्ति के किन परिस्थितियों में किस प्रकार के वो अपने व्यवहार प्रदर्शित करेगा, इन चीजों का मेजर करना बहुत ही कठिन कार्य है। इसीलिए हम इसके सब्जेक्ट मैटर को भी अलग अलग करके देखते हैं। कहीं ना कहीं मानव भी हमारी प्रकृति का ही एक अंग है। मानव का अध्ययन करना भी साइंटिफिक मेथड के अंतर्गत ही आप ला सकते हैं, लेकिन सुविधा के दृष्टिकोण से जब हम रिसर्च अनुसंधान में सुविधा देखना चाहते हैं, हम और ज्यादा स्पेसिफिक तरीके से अनुसंधान के कार्य को प्रोसीड करना चाहते हैं, तो दोनों ही विषयों के या दोनों ही ज्ञान की शाखाओं के जो विषय वस्तु है वो फर्क फर्क है। नेचुरल साइंसेज में सभी प्राकृतिक घटनाएं घटित होती हैं, वो सारे प्राकृतिक घटनाओं को आप देख सकते हैं, उनको मेजर कर सकते हैं, बहुत एक्यूरेसी के साथ मेजर कर सकते हैं। लेकिन सोशल साइंसेज में लोगों के व्यवहार, लोगों के एटीट्यूड, लोगों की कार्यवृत्तियां,
कब कैसे बदल जाएंगी, इन चीज को मेजर करना, मापन करना थोड़ा फिजिकल साइंस की तुलना में कठिन है। और इसलिए सोशल साइंसेज में जो हमारा इंक्वायरी करने का मेथड है, चीजों को जानने का जो हमारी विधि है, या जिसको हम अन्वेषण कह सकते हैं, जो इन्वेस्टिगेट करने की जो विधि है, वो फिजिकल साइंसेज से या नेचुरल साइंसेज से थोड़ी डिफरेंट है। फिजिकल साइंसेज में, नेचुरल साइंसेज में तो बहुत सारी नियंत्रित दशाओं में आप जैसा चाहेंगे वैसा हो सकता है, लेकिन ह्यूमन साइंस में, ह्यूमैनिटीज में या सोशल साइंसेज में जब हम इन चीजों को इन्वेस्टिगेट करेंगे, किन्हीं चरों को मेजर करने का, किसी फाइंडिंग पे पहुंचने के लिए, तो वहां पर हमारा जो विधि होगा उसके उद्देश्य थोड़े अलग हो जाते हैं। और मानव का व्यवहार हमेशा किसी न किसी संदर्भ में होता है। जैसे कहते हैं ना कि कोई एक व्यक्ति सभी के लिए खराब नहीं हो सकता, और कोई एक व्यक्ति सभी के लिए अच्छा नहीं हो सकता। हमेशा उसको आप कंटेक्चुअल रूप में देखते हैं, किसी संदर्भ में देखते हैं, किसी भी व्यक्ति के व्यवहार को, किसी के द्वारा कही गई बात को, या किसी के द्वारा प्रतिपादित किसी दृष्टिकोण को आप हमेशा किसी संदर्भ में देखते हैं। वो कोई ना कोई संदर्भ में आप बात करेंगे, और जैसे ही संदर्भ बदलेगा उस व्यक्ति के व्यवहार भी बदल जाएंगे। हो सकता है आप इस कक्षा में आप किसी और, चूंकि यहाँ मेथोडोलॉजी के संदर्भ में हम बातचीत कर रहे हैं, तो आप किसी और बिहेवियर के साथ हो सकता है किसी और शिक्षक के कक्षा में आप किसी दूसरे व्यवहार के साथ जाएं, हो सकता है किसी तीसरे शिक्षक के क्लासरूम में आप किसी अलग प्रकार के व्यवहार में जाएं, और शिक्षक का व्यवहार भी किसी एक कक्षा के लिए अलग और किसी दूसरी कक्षा के लिए अलग हो सकता है, क्योंकि यह सब्जेक्टिव मैटर है। व्यक्ति अपने आप को इससे अलग नहीं कर सकता। व्यक्ति मशीन न होकर के मानव है, और मानव की ये सारी विशेषताएं हैं। अगर मानव होगा तो ये सारी सब्जेक्टिविटी, ये सारी चीजें मानव के साथ सम्मिलित है, मानव के साथ ही है, मानव से इसको अलग करके नहीं देखा जा सकता है। तो हमेशा मानव का व्यवहार किसी न किसी संदर्भ में आप उसको देखते हैं, किसी न किसी संदर्भ में आप उसकी स्टडी करते हैं, और जैसे ही संदर्भ बदलते हैं मानव के व्यवहार भी बदल जाते हैं। और जिस तरह से फिजिकल रियलिटी है, जैसे खगोलीय घटनाएं हो रही हैं, जैसे आपकी फिजिक्स है, जैसे केमिस्ट्री है, जैसे बायोलॉजिकल साइंसेज हैं, कोई भी नेचुरल साइंसेज की अगर रियलिटी की बात कीजिए, तो उसके जो वेरिएबल्स हैं वो अलग प्रकार के हैं। और जैसे आप फिजिकल रियलिटी को रिड्यूस कर सकते हैं, वैसे आप सोशल रियलिटी को, जो सामाजिक वास्तविकताएं हैं, उनको आप कम नहीं कर सकते। सामाजिक वास्तविकताएं तो रहेंगी। हम बार बार समानता की बात करते हैं, इक्वलिटी की बात करते हैं, लेकिन क्योंकि समाज में अलग अलग कैपेबिलिटी के, अलग अलग क्षमताओं के लोग हैं, तो कभी भी किसी को आप बराबर नहीं कर सकते। ये समाजशास्त्र का सिद्धांत है, जिसको मार्क्स कहते हैं कि हम मार्क्सिज्म के आधार पे हम सोशल इक्वलिटी लाने की कोशिश करते हैं। तो यह एक बहुत आदर्श स्थिति है, और आप जानते हैं कि आदर्श कुछ भी नहीं है। आदर्श की श्रेणी में कुछ भी नहीं है। हाँ, लेकिन हमको एक ऑप्टिमम लेवल तक, एक मिनिमम लेवल तक हमें पहुंचने की कोशिश करनी चाहिए। तो जो सोशल रियलिटी है, हमारी जो सामाजिक वास्तविकताएं हैं, उसको आप प्राकृतिक विशेषताओं की तरह आप रिड्यूस नहीं कर सकते, घटा बढ़ा नहीं सकते हैं। ये इसके अपने लिमिटेशन के अंतर्गत। और इसीलिए जब हम किसी मानव के व्यवहार को या किसी सामाजिक व्यवहार को जब हम समझने की कोशिश करते हैं, उसकी व्याख्या करने की कोशिश करते हैं, तो हमको उसकी सोशल सेटिंग को समझना होता है। और क्वालिटेटिव रिसर्च इसी पर ज्यादा फोकस करता है कि वास्तव में सामाजिक परिप्रेक्ष्य में व्यक्ति के व्यवहार, या किसी सामाजिक परिप्रेक्ष्य में उसके सामाजिक व्यवहार किस तरह से घटित हो रहे हैं, उस चीज को समझने का जो एस्पेक्ट है, वो क्वालिटेटिव रिसर्च का एस्पेक्ट है। यहाँ पर कोई नंबर नहीं है, कोई डाटा नहीं है। डाटा का बहुत मिनिमम नंबर से यहाँ पर पाला पड़ना है। यहाँ तो व्यक्ति के विचारों की बात आप कर रहे हैं कि सोशल रियलिटी में, इस सामाजिक परिप्रेक्ष्य में व्यक्ति किन व्यवहारों को लेकर के आ रहा है, आप उसको समझने की कोशिश करते हैं।
जैसे जैसे हम स्वतंत्रता के बाद, हम स्वतंत्र होने के बाद हमारे अपने, जब हम सॉवरेन स्टेट की बात करते हैं तो कैसे हमारे सोशल सेटिंग में किस तरह से हम अपने को बदले, इस चीज को समझने की कोशिश, इंटरप्रिटेशन जो है वो क्वालिटेटिव रिसर्च के अंतर्गत है। और जब आप सोशल सेटिंग में, वास्तविकता में, रियलिटी की बात करते हैं तो क्वालिटेटिव रिसर्च एकदम से पर्सनल हो जाता है, व्यक्तिगत रूप से। भाई आप जिस चीज को जिस तरह से इंटरप्रेट करेंगे, जिस तरह से उसको आप समझेंगे, वैसे ही रिपोर्ट करेंगे। यहाँ पर तो आपने किसी कंटेस्ट को, जिस कंटेस्ट की आप बात कर रहे हैं, जिस संदर्भ की आप बात कर रहे हैं, जिस संदर्भ में आपने किसी के व्यवहार को जैसा समझा, जैसा जाना, वैसे ही आप व्याख्या करेंगे और वैसे ही अपनी रिसर्च की रिपोर्ट में आप उसको वैसे ही लिखेंगे। तो क्वालिटेटिव रिसर्च बहुत हद तक आपका बहुत व्यक्तिगत ओपिनियन, व्यक्तिगत मत के रूप में लिखा जाता है, सब्जेक्टिविटी होती है इसमें, और इस बात को आप इस रिसर्च में स्वीकार भी करते हैं। बहुत उन्मुक्त होकर के आप इसको स्वीकार करते हैं कि यह हमारा जो रिसर्च है वो हमारा सब्जेक्टिव परसेप्शन है, हमारा व्यक्तिनिष्ठ प्रत्यक्षीकरण है। हम जैसा सोच रहे हैं तो हमारा बायस्डनेस, हमारा पूर्वाग्रह, या जो अनुसंधान करता है उसके पूर्वाग्रह या उसके अपने प्रत्यक्षीकरण उसके परिणाम को प्रभावित कर सकते हैं। इस बात को आप फ्रीली एक्सेप्ट करते हैं। ये क्वालिटेटिव रिसर्च की बहुत बड़ी लिमिटेशन है, जहां पर क्वांटिटेटिव रिसर्च ऑब्जेक्टिव रूपरेखा प्रस्तुत करता है, अनुसंधानकर्ता की व्यक्तिगत दृष्टिकोण से, व्यक्तिगत विचारों से बहुत हद तक फ्री होने का दावा करता है। वहीं पर क्वालिटेटिव रिसर्च इन सारे चीजों को अपने अंदर समाहित किया हुआ है। वहां पर व्यक्तिनिष्ठता है, वहां पर अनुसंधानकर्ता के अपने बायसनेस है, अपने पूर्वाग्रह हैं, उसका अपनी सोच, अपनी समझ क्वालिटेटिव रिसर्च के परिणामों को प्रभावित करती है। और इस बात को आप एडमिट भी करते हैं, रिपोर्ट भी करते हैं। इसलिए जो क्वालिटेटिव रिसर्च है कंसर्न विद डिस्कवरी ऑफ सोशल फैक्ट्स, सामाजिक परिदृश्य में, सामाजिक वास्तविकता में किस प्रकार से घटनाएं घटित हो रही हैं और उसको अनुसंधानकर्ता किस तरह से परसीव कर रहा है, उसको अनुसंधानकर्ता किस इंटेंशन के साथ, किस दृष्टिकोण के साथ उसको समझ रहा है, उसकी व्याख्या कर रहा है, ये सारी चीजें, उन सोशल फैक्ट्स की ये सारी चीजें अनुसंधानकर्ता के साथ चलती रहती हैं। क्वालिटेटिव रिसर्च की बहुत बड़ी लिमिटेशन है कि यहाँ पर जो डिस्कवरी होती है कंसर्न विद सोशल फैक्ट्स, जो सामाजिक तथ्य हैं, जो सामाजिक घटनाक्रम है, उस सामाजिक घटनाक्रम को हम वास्तविक सामाजिक परिदृश्य में समझने की कोशिश करते हैं और भरसक प्रयास करते हैं कि जो अनुसंधान करता है वो अपने व्यक्तिगत विचारों से, व्यक्तिगत दृष्टिकोण से उसके परिणाम को प्रभावित न करे। लेकिन मानव तो मानव है, उसकी अपनी विशेषताएं तो उसके परिणाम को प्रभावित करेंगी ही। कोई मशीन तो है नहीं कि जैसा कह दिया वैसा होगा। इसलिए यहाँ पर बहुत सब्जेक्टिविटी होने की संभावनाएं बनी रहती हैं, जो इसकी प्राइमरी लिमिटेशंस के अंतर्गत समझे। हेलो हेलो, यस सर। तो जो ह्यूमन साइंस है या जिसको आप सोशल साइंस कह रहे हैं, वो फिजिकल साइंस से कैसे, क्या है उसमें डिफरेंस, थोड़ा इस बात को समझ लें। क्योंकि जहां तक फिजिकल साइंसेस की बात है, बहुत सारी चीजें बहुत एक्यूरेसी के साथ, बहुत वास्तविकता के साथ, रियलिटी के साथ वो चीजें घटित होती हैं जिनको मेजर करना अनुसंधानकर्ता के लिए तो संभव होता है। लेकिन ह्यूमैनिटीज में वो चीजें संभव नहीं होती। तो जो सोशल साइंसेज हैं और जो फिजिकल साइंसेज हैं, जिसको सोशल साइंसेज को आप ह्यूमन साइंसेज या ह्यूमैनिटीज भी कह सकते हैं, इसकी एक बहुत खास कैरेक्टरिस्टिक्स है, यह मानव व्यवहार की घटनाक्रम से संबंधित अध्ययन है। जितने भी सोशल साइंसेज की आप बात करेंगे, उन सारे सोशल साइंसेज में हम ह्यूमन बिहेवियर की बात करते हैं, या उन सारे विज्ञानों का, सारे सामाजिक विज्ञानों का जो केंद्र बिंदु है, जो अध्ययन का क्षेत्र है,
कहीं ना कहीं वो मानव के व्यवहार के दृष्टिकोण में या मानव के व्यवहार के संदर्भ में उनको हम जानने की समझने की कोशिश करते हैं। जबकि जो फिजिकल साइंसेस हैं, जिसको आप नेचुरल साइंसेस कहते हैं, ये नेचुरल फिनोमिना से संबंधित है, जो वास्तव में प्राकृतिक घटनाक्रम जितने हो रहे हैं, उन प्राकृतिक घटनाक्रमों को अध्ययन का विषय वस्तु जो है उसका संबंध भौतिक विज्ञान या आप प्राकृतिक विज्ञान कह लीजिए उससे संबंधित है। प्राकृतिक रूप से क्या चीजें होती हैं, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे आप बायोलॉजी हो, चाहे जूलॉजी हो, चाहे बॉटनी हो, ये सारे जो अध्ययन के क्षेत्र हैं वो नेचुरल फिनोमेना में प्राकृतिक संदर्भ में कैसे घटित होती हैं, इनका विषय वस्तु फिजिकल साइंसेस के अंतर्गत आता है। आप पहले ही रिसर्च क्वेश्चंस के आधार पे अलग अलग प्रकार से अपने रिसर्च मेथड्स को डिवाइड किया है, जिसमें आप 3 तरह के डिजाइन, क्वांटिटेटिव डिजाइन, मिक्स डिजाइन और क्वालिटेटिव डिजाइन बनाते हैं। क्वांटिटेटिव के अंतर्गत एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, कोरिलेशनल रिसर्च और सर्वे रिसर्च को रखते हैं। मिक्स डिजाइन के अंतर्गत आप मिक्स रिसर्च और एक्शन रिसर्च को रखते हैं। और क्वालिटेटिव डिजाइन के अंतर्गत ग्राउंडेड थियरी रिसर्च, इथनोग्राफिक रिसर्च और नरेटिव रिसर्च को रखते हैं, जो आज की विषय वस्तु। ये आप लोग पहले अच्छी तरह जानते हैं, इस पर हमने चर्चा पहले भी किया है कि क्वांटिटेटिव क्या है, क्वालिटेटिव क्या है, मिक्स डिजाइन क्या है, और रिसर्च क्वेश्चंस के ही आधार पे इन मेथड्स को आप अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। हम क्यों करते हैं क्वालिटेटिव रिसर्च, उसका पर्पज क्या है, किन उद्देश्यों को लेकर के, या हम जो गुणात्मक अनुसंधान की जो उद्देश्य हैं, किन उद्देश्यों को लेकर के अनुसंधानकर्ता के मस्तिष्क में किन उद्देश्यों को, कौन से उद्देश्य होते हैं जिनको लेकर के वो क्वालिटेटिव रिसर्च को प्रोसीड करता है। तो पहली बात तो ये है कि जो भी फाइंडिंग्स उसको समझ आती, जो भी उसको फाइंडिंग मिलती है, जो भी वो रिजल्ट प्राप्त करता है अध्ययन के लिए, उसको कॉन्टेक्चुअलाइज करता है। वो ऐसा नहीं कि आपका रिजल्ट आ गया बस आपने ऐसे उसको रिपोर्ट कर दिया। क्वालिटेटिव रिसर्च में उसके कॉन्टेक्स्ट को समझने की कोशिश किया जाता है कि कोई अमुक व्यक्ति, जैसे किसी की अगर आप ऑटोबायोग्राफी पढ़ रहे हो, या किसी की जैसे माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ पढ़ रहे हो महात्मा गांधी की, तो उनकी इस फाइंडिंग को, उनके एक एक कथन को, एक एक बात को हम किसी संदर्भ में समझने की कोशिश करते हैं कि किन संदर्भ में उन्होंने इस बात को कहा होगा। ये चीज निकालना क्वालिटेटिव रिसर्च में, इस चीज को निकालना, इस चीज को फाइंड आउट करना ही प्रमुख उद्देश्य होता है। जैसे रूसो ने कहा, रूसो की प्रकृतिवादी शिक्षा आप जानते हैं, पढ़ते हैं, वो कहते हैं नकारात्मक शिक्षा। तो नकारात्मक किस संदर्भ में वो कहते हैं, किस चीज को नकारते हैं, ये चीज, इस कंटेस्ट को समझना विभिन्न दृष्टिकोणों से वो क्वालिटेटिव रिसर्च का विषय वस्तु हो सकता है। इन उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए हम उसको कंटेक्चुअलाइज करते हैं अपनी फाइंडिंग्स को। नकारात्मक शिक्षा की यदि हम बात करें रूसो की, तो आप उसको कंटेक्चुअलाइज करते हैं कि किन कॉन्टेक्स्ट में आप एमएल की बात करते हैं, उसके जो सोफिया और एमएल की बात करते हैं, तो किस कॉन्टेक्स्ट में आप वो फाइंडिंग्स आपकी आई हुई हैं, इस बात को समझना क्वालिटेटिव रिसर्च की उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य आप कह सकते हैं टू इंटरप्रेट बिहेवियर एंड इंटेंशन। कोई अमुक व्यक्ति किसी दिए गए संदर्भ में किस प्रकार के व्यवहार कर रहा है और उसके उस व्यवहार करने के कारण क्या है, कैसे वो उस चीज की व्याख्या करना कि उसका व्यवहार और उसका इंटेंशन, उसकी मनोदशा किस प्रकार की है, इस चीज को जानने समझने की कोशिश करना, जिसको इंटरप्रेट करना, वो क्वालिटेटिव रिसर्च का पार्ट है। कि अनुसंधान करता यह जानने की कोशिश करता है कि अमुक व्यक्ति के जो व्यवहार है, वो अमुक व्यक्ति के व्यवहार या अमुक व्यक्ति का जो मनोदशा है, उसको समझने की कोशिश करना कि किन परिस्थितियों में, किन कारणों से किसी व्यक्ति ने किसी प्रकार के स्टेटमेंट दिए, किसी प्रकार के कृत्य किए, या कोई विचार उसके दिमाग में आया, उस चीज को समझने की कोशिश करना क्वालिटेटिव रिसर्च की विषय वस्तु है। तीसरी बात आप कह सकते हैं कि टू अंडरस्टैंड पर्सपेक्टिव्स, किसी घटनाक्रम के संदर्भ बिंदुओं को ढूंढना, परिपेक्ष ढूंढना, किन परिपेक्ष में वो घटनाक्रम हो रहे हैं, इस बात को समझना। कोई घटनाक्रम यदि घटित हो रही है तो उसके
पर्सपेक्टिव्स क्या हैं, उसके परिप्रेक्ष्य क्या हैं, इन 3 महत्वपूर्ण उद्देश्यों के साथ क्वालिटेटिव रिसर्च को अनुसंधानकर्ता लेकर के आगे बढ़ता है। ये 3 Sir, हेलो, sir, PPT is not visible. सभी को नहीं दिखाई दे रही क्या? No, sir, PPT is not visible. ओके, अभी विजिबल हो? Yes, sir. अभी आप लोग देख पा रहे हैं? ठीक है। Yes, sir. तो संदर्भ बिंदु की बात जहां तक हम बात कर रहे थे कि क्वालिटेटिव रिसर्च की जो पर्पजेज हैं वो 3 पर्पजेज को आप समझ सकते हैं कि कंटेक्चुअलाइजिंग फाइंडिंग्स, इंटरप्रेट बिहेवियर एंड इंटेंशन एंड टू अंडरस्टैंड द पर्सपेक्टिव्स। ये 3 उद्देश्यों को लेकर के अनुसंधानकर्ता अपने अनुसंधान या क्वालिटेटिव रिसर्चेज को आगे बढ़ाता है कि जो उसके परिणाम है उसके कॉन्टेक्स्ट को समझना कि उसके संदर्भ क्या थे, अगर किसी व्यक्ति के व्यवहार या मनोदशा किसी प्रकार की है तो उसकी व्याख्या करना, किस प्रकार का व्यवहार, किस प्रकार की मनोदशा लेकर के वो कोई कार्य कर रहा है, और कोई घटना यदि घटित हो रही है तो उस घटनाक्रम के परिप्रेक्ष्य निकालना, उसके परिप्रेक्ष्य समझने की कोशिश करना, ये क्वालिटेटिव रिसर्च का महत्वपूर्ण पर्पज होता है। हम क्वालिटेटिव रिसर्च में कई अप्रोचेस के साथ आते हैं। अनुसंधानकर्ता के जो अप्रोच है, जो उपागम है, कई उपागमों को लेकर के क्वालिटेटिव रिसर्च को आगे प्रोसीड करता है। वो पहली आप कह सकते हैं कि मे क्रिएट थियरी ग्राउंडेड इन द फाइंडिंग। जो रिजल्ट उसके आए, अध्ययन के परिणाम जो आए, जो फाइंडिंग्स अनुसंधानकर्ता ने प्राप्त किया, उस फाइंडिंग्स के आधार पर वो कोई सिद्धांत विकसित कर सके, कोई ऐसी ग्राउंडेड थियरी, कोई एक ऐसी ग्राउंड लेवल की कोई एक सिद्धांत विकसित करे जो सभी के ऊपर अप्लीकेबल हो, उस प्रकार के फाइंडिंग्स निकाले जो सभी के ऊपर अप्लीकेबल हो। ये इस अप्रोच से वो काम करने की कोशिश करता है। जैसे आप सीखने की किसी ऐसी विधि को इजाद करें कि इस ऑनलाइन सिचुएशन में हम कैसे चीजों को सीख सकते हैं, उसके लिए कोई थियरी विकसित करना। तो एक तो अप्रोच है कि अनुसंधानकर्ता का जो अप्रोच होगा कि वो किसी सिद्धांत को, किसी ऐसे ग्राउंड लेवल के सिद्धांत को विकसित करे जो मैक्सिमम लोगों के ऊपर अप्लीकेबल हो। कोई प्रिंसिपल या कोई सिद्धांत विकसित करने के उद्देश्य से अप्रोच लेकर के वो अपने क्वालिटेटिव रिसर्च को प्रोसीड करता है। दूसरा है पोर्ट्रेज द नेचुरल कंटेस्ट। प्राकृतिक संदर्भ को चित्रित करने की कोशिश करे। वो कोई घटनाक्रम अगर हो रही है या कोई किसी की द्वारा कहेगी कोई बात है, उस चीज के आधार पे वो उसकी प्राकृतिक संदर्भ को चित्रित करे कि इस तरह की चीजें हुई होंगी। जैसे हिस्टोरिकल रिसर्च की आप बात कर सकते हैं। हिस्टोरिकल रिसर्च में क्या है कि घटनाएं पीछे घटित हो चुकी हैं, तमाम तरह के खंडहर, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स आपको पुराने समय के मिले हुए हैं। उसके आधार पर आप उस समय की प्राकृतिक संदर्भ को चित्रित करने की कोशिश करते हैं कि वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था कैसी रही होगी, बौद्धकालीन शिक्षा बौद्धकालीन शिक्षा व्यवस्था में बिहार में किस तरह की व्यवस्था रही होगी, मठों में क्या किए जाते रहे होंगे। ये सारी चीजें उस समय के जो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं, जो प्राइमरी सेकेंडरी सोर्सेज हैं, उन चीजों को समझने की कोशिश करता है क्वालिटेटिव रिसर्च में अनुसंधान करता है। तीसरा आप कह सकते हैं इंडक्टिव देन डिडक्टिव। यहां पर पहले अनुसंधान करता इंडक्टिव मेथड अपनाता है, फिर डिडक्टिव मेथड अपनाता है। दोनों ही चीजों को अपना करके तब इस अप्रोच के साथ वो क्वालिटेटिव रिसर्च को करता है। पहले इंडक्शन होगा, फिर डिडक्शन होगा, पहले इंड्यूस करेगा, फिर डिडक्ट करेगा, उसमें से किसी नियम सिद्धांत को निकालने की वो कोशिश करता है।
and searches for larger pattern. क्वांटिटेटिव रिसर्च में क्या है कि वहां पर जो अनुसंधानकर्ता का कार्य है वो जिस सैंपल की स्टडी करी, जिन लोगों की स्टडी की उन्हीं के ऊपर वो प्रशासित करने की कोशिश करता है। लेकिन यहाँ पर जो ग्राउंडेड थियरी अप्रोच से आप किसी फाइंडिंग्स को, किसी थियरी को विकसित करते हैं, तो वैसी समझ, वैसा इंटरप्रिटेशन आप बहुत लार्जर पैटर्न में, केवल एक बिंदु पर नहीं, बहुत बृहद क्षेत्र में उसको आप शोध करके बताने की कोशिश करते हैं। जैसे आप वैदिककालीन शिक्षा व्यवस्था की बात करते हैं तो केवल पढ़ाई के दौरान क्या चीजें होती हैं, यही सब नहीं। आप उद्दालक व्रत, अनुशासन, वहां के शिक्षण की व्यवस्था, पैसे रुपए कैसे आते थे, कैसे शिक्षा व्यवस्था चलती थी, शिक्षक कैसा था, छात्र कैसा था, इस बहुत बड़े प्रोस्पेक्ट में, बहुत लार्जर पैटर्न में अपने सर्चेज को आप करते हैं, चीजों को जो खोजने की कोशिश करते हैं। जब शिक्षा व्यवस्था की बात करते हैं तो बहुत ब्रॉडर रेस्पेक्ट में उन चीजों को खोजने की, जानने की आप कोशिश करते हैं। एंड लुक्स फॉर कॉम्प्लेक्सिटी, जो जटिलताएं हैं क्वांटिटेटिव रिसर्च की, गुणात्मक अनुसंधान की जटिलताओं को देखने की कोशिश करता है कि कौन कौन सी जटिल चीजें हैं जिसको समझने की कोशिश करता है। ये सारे क्वालिटेटिव रिसर्च के अनुसंधान करता इन अप्रोचेस के साथ आता है। एंड रियलाइज ऑन वर्ड्स एंड ओनली माइनर यूज ऑफ नंबर्स, यहां पर जो शब्द हैं, न कि संख्या, संख्या का ज्यादातर प्रयोग सांख्यिकी के साथ क्वांटिटेटिव रिसर्च का विषय वस्तु है। लेकिन शब्दों के साथ, जो किसी के द्वारा कही गई कोई बात है, कोई डॉक्यूमेंट लिखा गया है, या कोई कहानी है, किसी की ऑटोबायोग्राफी है, किसी की बायोग्राफी है, ये सारी चीजें, या किसी के विचार हैं, किसी ने कहीं कोई लेक्चर लिया है, कोई पुस्तक लिखी है, ये सारी चीजें वर्ड्स में हैं, शब्दों में हैं। और शब्दों की ही एनालिसिस क्वालिटेटिव रिसर्च के भाग हैं। यहां पर अनुसंधान करता नंबर्स पर रिलाई ना करके वर्ड्स पे, शब्दों के ऊपर वो ज्यादा रिलाई करता है, क्योंकि डाटा का नेचर इस प्रकार का है कि यहाँ पर किसी प्रकार के आंकड़े नहीं है। यहाँ पर लोगों के द्वारा कही गई बातें या लिखी गई बातें हैं जो शब्दों में हैं, और उन्हीं शब्दों के ही आधार पर वो उसके संदर्भ बिंदु को, उसके पर्सपेक्टिव्स को ढूंढने की कोशिश करता है। और लास्ट में आप कह सकते हैं कि रिपोर्ट्स रिटन इन डिस्क्रिप्टिव एंड होलिस्टिक लैंग्वेज, जब उसकी फाइंडिंग्स आती हैं, पूरे कंटेस्ट को समझ लेता है, उसके बहुत लार्जर पैटर्न में उसके सर्चेज को जब वो अप्लाई करता है, तो अपने रिपोर्ट को वो बहुत वर्णनात्मक ढंग से, डिस्क्रिप्टिव वे में, कैसे हुआ, क्या हुआ, नरेटिव फॉर्म में डिस्क्राइब करते हुए, और एज ए होल, पूरा होल पिक्चर, होलिस्टिक वे में पूरे पिक्चर को वो प्रस्तुत करता है, और हर बातों को उसमें सम्मिलित करता है। उस समय की सारी गतिविधियों को, उस समय के, या जो भी उस घटनाक्रम से संबंधित जितनी भी इवेंट्स हैं, उन सारे इवेंट्स को बहुत ही वर्णनात्मक ढंग से रिपोर्ट करता है अपने रिपोर्ट राइटिंग में। तो ये कुछ अप्रोचेज हैं जिस अप्रोचेज को लेकर के अनुसंधान करता गुणात्मक अनुसंधान को आगे प्रोसीड करता है। इसके कुल 4 एजम्पशंस हैं, एजम्पशंस हमें समझना जरूरी है। इसकी कुछ मान्यताएं हैं, जिन मान्यताओं को लेकर के अनुसंधान करता गुणात्मक अनुसंधान को आगे बढ़ाता है। पहला है, रियलिटी इज सोशली कंस्ट्रक्टेड। फिजिकल साइंसेस की जो रियलिटी है वो नेचुरली कंस्ट्रक्टेड है, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते, आपका कोई हस्तक्षेप नहीं है। लेकिन जो क्वालिटेटिव रिसर्च की एजम्पशन है कि जो वास्तविकता है वो सोशली कंस्ट्रक्टेड, समाज ने निर्धारित कर रखा है। भाई, हम जेंडर के रूप में महिला या पुरुष हैं, महिला किस तरह से व्यवहार करेगी, पुरुष किस तरह से व्यवहार करेगा, ये सारी चीजें समाज द्वारा बनाई गई हैं, समाज ने इसको कंस्ट्रक्ट किया है। समाज ने बना दिया कि महिलाएं जितनी हैं वो अपने पति की दीर्घायु के लिए व्रत रखेंगी, तीज का व्रत और करवा चौथ का व्रत और कौन कौन सा। लेकिन कोई पुरुष किसी महिला की दीर्घायु के लिए कोई व्रत नहीं रखेगा। उसकी उसकी जो
उसके उम्र की कोई मतलब नहीं है। पुरुष है तो पुरुष की दीर्घायु के लिए आप रखिए। ये आपकी समाज, ये जो रियलिटी आप देख रहे हैं, ये जो वास्तविकता है, ये वास्तविकता हमारे समाज ने क्रिएट किया हुआ है, कंस्ट्रक्ट किया है। आप पैट्रियार्कल समाज में हैं, पितृसत्तात्मक समाज में हैं, तो यहाँ पर महिलाओं के लिए इस तरह की चीजें बनाई गई। उसी तरह से आप कह सकते हैं कि घर में खाना बनाने वाली स्वयं महिला है, उनको कितना हो भूख लगा रहे, दिन भर काम करके उनका थक जाए, सारा कुछ कर लें, लेकिन वो खाना नहीं खाएंगी, क्योंकि पहले पति परमेश्वर को खाना खिलाना है। पहले घर के जितने भी पुरुष वर्ग है वो पुरुष वर्ग पहले खा लेगा, फिर हमारी बहन, हमारी दीदी या हमारी माँ या दादी, वृद्धावस्था में तो फिर भी एक अलग बात है, लेकिन पत्नियां या बहनें या छोटी सिस्टर्स, ये सारी खाना कब खाएंगी? जब घर के सारे मेल मेंबर्स जितने हैं, जितने पुरुष हैं, वो सब खा लेंगे, तब आपको खाना। और जो बचा खुचा होगा, पहले सबको बांट दिया, फिर जो बच कुछ गया, जो सबसे लास्ट का, वो महिला खाती। तो ये हमारे सोशल, और यही चीज सिखाई जाती है कि तुम लड़की हो, तुमको ऐसे नहीं करना है, तुम ये नहीं कर सकती, तुम वो नहीं कर सकती। तो ये एक एजम्पशन है क्वालिटेटिव रिसर्च में, चूंकि ये सोशली कंस्ट्रक्टेड है। इस बात को स्वीकार करना है कि समाज ने ऐसा बना रखा है, ये सोशल रियलिटी है, और इस सोशल रियलिटी में ही क्वालिटेटिव रिसर्च को कंडक्ट करना है। तो पहला एजम्पशन है रियलिटी इज सोशली कंस्ट्रक्टेड। यहां पर नेचुरली कंस्ट्रक्टेड किसी रियलिटी की बात नहीं कर रहे हैं, ये रियलिटी जो है वो सोशली कंस्ट्रक्टेड की बात है। अभी बात करते हैं आपसे दूसरी जो एजम्पशन है, सेकंड एजम्पशन क्या है? द वर्ल्ड इज नॉट स्टेबल। दूसरा बात क्या है? यहां पर लगा डायनेमिक है, जो वर्ल्ड है, जो सोसाइटी है, वो लगातार परिवर्तित। द वर्ल्ड इज नॉट स्टेबल, वो स्थिर नहीं है, ये बदलने वाली है। इट इज नॉट स्टेबल, इट इज ए डायनेमिक। यह एक डायनेमिक रियलिटी को शो कर रहा है। तो क्वालिटेटिव रिसर्च क्या है? इसीलिए हमने इसकी आप करेक्टरिस्टिक्स देखेंगे तो यह किसी निश्चित फैक्ट पैटर्न में नहीं बना है, या आपको इसी स्ट्रक्चर्ड वे में ही आपको इसको करना है। आपको क्वालिटेटिव रिसर्च की जो भाग है, उसको आपको, जब वर्ल्ड बदल रहा है, स्टेबल नहीं है, तो इसके पैटर्न्स के, इसके तरीके भी, इसके चीजों को भी आपको उस हिसाब से बदलता रहेगा, और उसी हिसाब से आपको रिसर्च की रियलिटी को भी आपको बदलना होगा, इसके स्टेप्स को भी आपको बदल सकते हैं। और तीसरा एजम्पशन है कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स आर डिफिकल्ट टू मेजर। और चूंकि क्वालिटेटिव रिसर्च के ह्यूमन बिहेवियर से संबंधित बातें हैं, सोशल रियलिटी से संबंधित बातें हैं, तो ये जो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स हैं, इसको मेजर करना बड़ा कठिन है। आपने बातें तो कह दी कि हम प्रश्नावली के माध्यम से प्रश्न ले लेंगे, उसके हाँ या ना पे इतने नंबर है, उसमें क्वांटिटेटिव रिसर्च में तो आप मेजर कर सकते हैं, आपने बना दिया कि हाँ पे 1 नंबर, ना पे ना के पे 0 नंबर। लेकिन किसी के दिमाग में क्या चीज चल रहा है, कोई क्या चीज सोच करके किसी पुस्तक को, अपने ऑटोबायोग्राफी में क्यों उन चीजों को लिखा, इस चीज को मेजर करना बहुत ही कठिन काम है। अनुसंधान करता है, उसके कंटेस्ट को समझने में कभी कभी तो कभी कभी 20-25 वर्ष लग जाते हैं क्वालिटेटिव रिसर्च को कंडक्ट करने के लिए, क्योंकि आप उसके कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स को मेजर ही नहीं कर पाते, और वो एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। और चौथा एजम्पशन है, जो क्वालिटेटिव रिसर्च है इज रूटेड इन सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म। यहां पर बहुत सारी चीजें सांकेतिक हैं, एकदम से अगर कहीं भी नहीं गई, इशारों से भी बहुत सारी चीजें कही गई हों, तो इसका मेन जो है वो सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म है। आपकी जो अंतः क्रियाएं हैं वो संकेतात्मक हैं। आप शब्दों में भी अगर द्विअर्थी शब्दों का प्रयोग किया आपने, तो अर्थ का अनर्थ हो सकता है। तो यहाँ पर सिंबॉलिक तरीके से घटनाक्रम को रखा गया है। तो इसका एजम्पशन है कि इसके सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म को समझना वो अनुसंधानकर्ता के लिए बहुत कठिन कार्य है। तो these are the 4 assumptions of qualitative research. Reality is socially constructed. The world is not stable. Complex variables are difficult to measure, and qualitative research is rooted in symbolic interaction. फिर डिजाइन की अगर हम बात करें,
जब हमने आपको तीन तरह की डिजाइन बताई, क्वांटिटेटिव रिसर्च डिजाइन, मिक्स्ड रिसर्च डिजाइन और क्वालिटेटिव रिसर्च डिजाइन। क्वांटिटेटिव के बारे में आप विस्तार से जानते हैं। जो क्वालिटेटिव रिसर्च डिजाइन है, इसको आप तीन मेथड्स के तरीके, आप इस डिजाइन के आधार पर तीन तरह के मेथड्स आप इजाद कर सकते हैं। पहला है एक्सप्लोरिंग कॉमन एक्सपीरियंसेस ऑफ इंडिविजुअल्स टू डेवलप ए थियरी। ऐसे अनुभव जो सब लोग महसूस करते हो, किसी भी सोसाइटी के जितने भी ह्यूमन बीइंग्स हैं, वो सारे ह्यूमन बीइंग्स जब एक साझा अनुभव करते हो, उस साझा अनुभव के आधार पर आप कोई सिद्धांत विकसित करने की जो कोशिश करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, उन सारे लोगों के साझा व्यवहारों को समझ करके आप उसके आधार पर कोई थियरी विकसित करने की कोशिश करते हैं, तो एक प्रकार का मेथड होता है जिसको आप ग्राउंडेड थियरी अप्रोच कहते हैं या ग्राउंडेड थियरी रिसर्च कहते हैं। इस डिजाइन के अंतर्गत पहले प्रकार का जो मेथड है वो है ग्राउंडेड थियरी रिसर्च है, जिसमें अनुसंधानकर्ता किसी समूह के, किसी व्यक्ति के जो साझा अनुभव हैं, उस साझा अनुभवों के आधार पर उसको समझ करके किसी सिद्धांत को विकसित करने की कोशिश करता है, जो ग्राउंडेड थियरी अप्रोच के माध्यम से होता है। दूसरे प्रकार का मेथड है कि एक्सप्लोरिंग द शेयर्ड कल्चर ऑफ अ ग्रुप ऑफ पीपल। किसी एक संस्कृति में रहने वाले, किसी एक समूह में रहने वाले व्यक्तियों के जो सांस्कृतिक गतिविधियां हैं, उनकी जो सांस्कृतिक विचार हैं, उनके जो सांस्कृतिक इवेंट्स हैं, उन सारे सांस्कृतिक गतिविधियों को, इवेंट्स को समझने की कोशिश करना, या किसी सांस्कृतिक गतिविधि में किसी विशेष समूह में रहने वाले व्यक्ति किस प्रकार से अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाते हैं, इस चीज को समझना, इस चीज को एक्सप्लोर करना इथनोग्राफिक रिसर्च के अंतर्गत सम्मिलित, जिसको आप नृजाति विज्ञान कहते हैं। किसी विशेष कल्चर में, संस्कृति में रहने वाले लोगों के समूह में रहने वाले शेयर्ड जो कल्चर्स हैं, उसको एक्सप्लोर करना रिसर्चर जहां पर काम करता है। तीसरा है एक्सप्लोरिंग इंडिविजुअल स्टोरीज टू डिस्क्राइब द लाइव्स ऑफ पीपल। किसी व्यक्ति के द्वारा कोई कहानी लिखी गई हो या कोई ऑटोबायोग्राफी लिखा गया हो, या किसी भी चीज को अगर उसने नरेट किया है, तो उसके नरेशन को किसी व्यक्ति के द्वारा कही गई या उसके घटनाक्रम, उसकी जिंदगी में घटित होने वाली घटनाओं के माध्यम से वो जो जो कार्य कर रहा हो, जिन जिन फंक्शंस को परफॉर्म किया था या जिन जिन रोल्स में वो रहा था, इन सारे स्टोरी के आधार पे किसी व्यक्ति के जीवन के बारे में किसी चीज को जब आप डिस्क्राइब करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं किसी व्यक्ति की, तो वो जो रिसर्च होता है उसको आप नरेटिव रिसर्च कहते हैं। ये तीन क्वालिटेटिव रिसर्च डिजाइन के अंतर्गत तीन मेथड्स को हम समझ सकते हैं, ग्राउंडेड थियरी रिसर्च, इथनोग्राफिक रिसर्च और नैरेटिव रिसर्च के माध्यम से। ये तीन मेथड्स क्रेसवेल ने क्वालिटेटिव रिसर्च डिजाइन के बताए हैं। ये मेथड्स में करते क्या है, तो पहली बात हमने आपसे कही ग्राउंडेड थियरी की। तो इन ग्राउंडेड थियरी डिजाइन रिसर्चर यूज टू जनरेट ए जनरल एक्सप्लेनेशन, एक सामान्य व्याख्या प्रस्तुत करता है, कोई ऐसा व्यवहार, कोई ऐसा कार्य जिसको किसी समाज के सभी लोग एक ही तरीके से परफॉर्म कर रहे हो, एक ही तरीके से अनुभूत कर रहे हो, किसी प्रक्रिया को या किसी क्रिया को, या एक ही प्रकार से लोग आपस में इंटरेक्ट कर रहे हो, अंतः क्रिया कर रहे हो, उसके आधार पे किसी सिद्धांत को विकसित करना ग्राउंडेड थियरी अप्रोच का प्राइमरी कंसर्न है। जब वो साझा व्यवहारों को समझने की कोशिश करता है, साझा प्रक्रियाओं को समझने की कोशिश करता है, व्याख्या करने की कोशिश करता है, या कोई ऐसा साझा कार्य या कोई ऐसा साझा अंतःक्रिया व्यक्ति आपस में जो करता है, उस चीज को समझने की जब कोशिश करता है और समझ करके किसी एक सिद्धांत को विकसित करता है, वो ग्राउंडेड थियरी मेथड के अंतर्गत आता है। दूसरा इथनोग्राफी, एंड इन इथनोग्राफी रिसर्चर्स इन्वॉल्व्स फॉर describing, analyzing and interpreting a cultural groups, किसी सांस्कृतिक समूह का, जैसे कोई जनजाति क्षेत्र हो, कोई जनजाति कहीं जो हमारे आम लोगों के साथ नहीं रहना चाहते, जो वनों में रहते हैं, पेड़ पे रहते हैं, ऐसे मानव, तो जो कल्चरल ग्रुप्स, उनके जो आपस में शेयर्ड पैटर्न्स है, वो आपस में शादी विवाह कैसे करते हैं, उनके बच्चे कैसे पैदा होते हैं,
वो अपनी औपचारिक शिक्षा की व्यवस्था किस प्रकार से करते हैं, उनकी आजीविका का साधन क्या है, वो आपस में किस प्रकार से एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, समूह में किस प्रकार से वो रहते हैं, दिन भर वो क्या चीजें करते हैं, इन सारे शेयर्ड पैटर्न्स को समझने की कोशिश करना, किसी कल्चरल ग्रुप्स का उसकी भाषा को समझना कि वो कैसे बोलते हैं, वो कैसे व्यवहार करते हैं, उनके दिन भर की गतिविधियां क्या क्या हैं, इन सारे चीजों को समझना इथनोग्राफी का मेन कंसर्न है। नृजाति विज्ञान इसको हिंदी में कहते हैं। तो इस चीज को समझना, किसी कल्चरल ग्रुप्स के सारे पैटर्न्स को आप समझने की कोशिश करते हैं, उस पर रिसर्च करते हैं, तो वो इथनोग्राफिकल रिसर्च का पार्ट है। तीसरा है नरेटिव रिसर्च। और नरेटिव रिसर्च क्या करता है, डिस्क्राइब द लाइव्स ऑफ इंडिविजुअल्स, किसी व्यक्ति के जीवन वृत्त को बताता है, डिस्क्राइब करता है। कलेक्ट एंड टेल स्टोरीज अबाउट दीज इंडिविजुअल्स, उसके संबंध में ढेर सारी आप कहानियों को अलग अलग जो जो उनसे संबंधित उनसे पूछते हैं, उनको इंटरव्यू लेते हैं, उनकी किताबों को, उनके द्वारा लिए गए लेक्चर्स को अब जानने की कोशिश करते हैं, एंड राइट नरेटिव अबाउट देयर एक्सपीरियंसेस, और वो अपने समय में किस प्रकार के अनुभूत करते थे इस चीज को, उनके जो डॉक्यूमेंट्स थे उन डॉक्यूमेंट्स के माध्यम से समझने की कोशिश करना, इन चीजों को लिखना, वो नरेटिव रिसर्च के अंतर्गत आता है, जिसमें आप केस स्टडी को भी सम्मिलित कर सकते हैं। यहाँ पर जो रिसर्च का प्रोटोकॉल है, जैसे आपने क्वांटिटेटिव रिसर्च के अंतर्गत रिसर्च डिजाइन को बनाया था, इंस्ट्रूमेंट को बताया था, वैसे ही यहाँ पे भी है। रिसर्च प्रोटोकॉल के अंतर्गत आप सैंपलिंग करते हैं, इंस्ट्रूमेंट या टूल्स के रूप में आप किसी का साक्षात्कार कर सकते हैं, ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, पार्टिसिपेटरी हो सकता है, नॉन पार्टिसिपेटरी होता है, उसका यूज करते हैं, और उसके आधार पर आप डाटा की एनालिसिस करते हैं, डाटा कलेक्ट करते हैं, डाटा की एनालिसिस करते हैं, फिर उस एनालिसिस के बाद उसको इंटरप्रेट करते हैं, व्याख्या करते हैं कि उस डाटा के माध्यम से क्या निकला, उसको आप डिस्कशन पार्ट में ले आते हैं, कंक्लूड करते हैं, लिमिटेशंस बताते हैं, और फर्दर रिसर्चेस के बारे में आप आगे प्रोसीड करते हैं। यहां पर बेसिक डिफरेंस क्या है, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव में अगर हम करना चाहें तो यहां पर इंस्ट्रूमेंट का फर्क है, सैंपल का फर्क है, सैंपल कैसा होना चाहिए, इंस्ट्रूमेंट कैसा होना चाहिए, ये क्वांटिटेटिव रिसर्च की तुलना में थोड़े अलग प्रकार के हैं। यहां पर कभी कभी आप सहभागी अवलोकन करते हैं, अवलोकन दो प्रकार का होता है। जैसे यदि आपको किसी कल्चरल ग्रुप का एकदम स्टडी करना हो, आपको किसी सांस्कृतिक समूह का यदि आपको अध्ययन करना हो, तो सांस्कृतिक समूह का अध्ययन करने के लिए आप यदि उस प्रकार के नेचुरल सेटअप में आप जाएंगे तो पहले वो आपको एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, वो आपको अपना भाग ही नहीं मानेंगे, और जब आपको अपना भाग नहीं मानेंगे तो आप उनका ऑब्जर्वेशन ठीक से नहीं कर सकते। तो इसके लिए क्या है कि आपको अगर उनकी बहुत गहनता से स्टडी करनी है, उनके हर चीज को समझना है, तो पहले उनके सांस्कृतिक समूह में जाकर के साथ उनके साथ विवाह करिए, या उनके बहुत क्लोज रिलेशनशिप में आइए, तब आपको बहुत सारी चीजें पता चलेंगी, आप उनके बहुत सी चीजों को जान पाएंगे। तो यहाँ पर पार्टिसिपेटरी ऑब्जर्वेशन, क्योंकि पार्टिसिपेटरी ऑब्जर्वेशन और नॉन पार्टिसिपेटरी ऑब्जर्वेशन दो तरह के हो सकते, दो तरह के ऑब्जर्वेशन हो सकते हैं। एक तो आप बाहर बाहर देख लीजिए, जैसे ऐसे समझिए, मान लीजिए हमने आपसे, आपकी कक्षा में हम हैं, और कक्षा के दौरान अचानक से किसी की कॉल आई और हम कहे कि हम 5 मिनट के लिए कक्षा से बाहर जा रहे हैं, और डिपार्टमेंट के किसी 4th क्लास कर्मचारी को कहिए कि आप देखिएगा कोई बात ना करे, कोई बात करेगा तो हमको बताइएगा। और 5 मिनट बाद जब हम आए तो हम आकर के उनसे पूछे, वो आपके आपके कक्षा के वो सहपाठी नहीं थे जिसको हमने ऑब्जर्व करने के लिए कहा, तो वो देखेंगे तो कहेंगे कि हाँ फला व्यक्ति जो था वो बात कर रहा था। तो ये तो नॉन पार्टिसिपेटरी है, वो जो व्यक्ति है वो आपके समूह का सदस्य नहीं है, तो वो हो सकता है सही सही चीजें बताए, या बहुत सी ऐसी भी चीजें, कोई अगर बात किया हो तो क्यों बात किया, बहुत इमरजेंसी में बात किया था, किन प्रश्न बात किया था, वो तो बस ये बताएगा कि हाँ भाई बात कर रहे थे। और एक दूसरी कंडीशन है कि हम कक्षा में, और कक्षा के बाद हमने आपसे कहा किसी को कि आप ही के कक्षा में किसी को असाइन कर दिया कि आप जरा देखिएगा और आप जरा बताइएगा कि कोई बात तो नहीं कर रहा था। तो उस स्थिति में अगर आप आपकी कक्षा से किसी को कह दिया, तो हमने आकर के पूछा तो कहेगा कि नहीं सर कोई बात नहीं कर रहा था, क्योंकि वो जानता है कि हमारे ही समूह के सदस्य हैं, तो इनके बारे में हम क्यों कहें, तो वो हो सकता है वहां झूठ बोले। तो दोनों तरह की स्थितियां पार्टिसिपेटरी ऑब्जर्वेशन में और नॉन पार्टिसिपेटरी ऑब्जर्वेशन में जो परिणाम है वो बहुत ज्यादा
फर्क हो सकते हैं। तो ये इंस्ट्रूमेंट की अपनी एक, जो जिस इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहे हैं बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिव ना हो करके यहाँ पर सब्जेक्टिविटी आने की संभावनाएं ज्यादा होती है। हम सब्जेक्टिविटी के ऊपर ज्यादा बात करते हैं। यही क्वालिटेटिव रिसर्च की एक लिमिटेशन के रूप में भी है। यहाँ पर रिसर्चर की कुछ अलग भूमिकाएं होती हैं। अगर रिसर्चर किसी भी घटनाक्रम को, किसी भी समूह में हुई गतिविधियों को, किसी कंटेक्चुअल को समझने की कोशिश करता है, तो जब तक वह पर्सनली इन्वॉल्व नहीं होगा तब तक उस घटनाक्रम को गहनता से वो नहीं समझ सकता। सुपरफिशियल ऑब्जर्वेशन करके वो छोड़ देगा। तो ऑब्जर्वेशन का रोल है कि वो पर्सनली किसी घटनाक्रम में इन्वॉल्व हो, उसकी गहनता को, उनकी चीजों को समझने के लिए। दूसरा है एम्पैथिक अंडरस्टैंडिंग। दो तरह की हमारे बीच सिचुएशंस होती है, एक होती है सिंपैथी और दूसरी होती है एम्पैथी। सिंपैथी को कहते हैं सहानुभूति, किसी के प्रति आपकी सहानुभूति हो। जैसे किसी के घर में कोई डेथ हो गई और आप उसके रिलेटिव हैं या आपके आसपास रहता है वो, तो आप सिंपैथी में उसके घर जाकर के द्वार करते हैं कि अरे भाई बहुत गलत हो गया आपके साथ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये सारी चीजें आप सिंपैथेटिक वे में कहते हैं। लेकिन एम्पैथी उससे भी गहन स्थिति है जहां पर आप उसी प्रकार के व्यवहार को समझने की कोशिश करते हैं या रिएक्ट करते हैं जिस सिचुएशन में वो है। अगर हमारे पे कोई दुख आया हुआ है तो उस दुख को आप भी वैसे ही महसूस करें जैसे हम महसूस कर पा रहे हैं, तब तो आप उसकी एम्पैथेटिक अंडरस्टैंडिंग आपको होगी। नहीं तो सिंपैथेटिक तरीके से, बाहरी तरीके से आप उसको समझ पा रहे होंगे कि सिंपैथी है कि हाँ अगला व्यक्ति जो बोल रहा है उस अगले व्यक्ति की इस तरह से है। तो एम्पैथिक सिचुएशन में जैसा हम अनुभूत कर रहे हैं या रिसर्चर उस तरह की चीजों को समझने की कोशिश करता है जैसा उस समूह के व्यक्ति अनुभूत कर रहे होते हैं। एम्पैथी को हिंदी में कहते हैं समानुभूति। जैसा अनुभूति किसी एक व्यक्ति को हो रहा है वैसी ही अनुभूति उसको देखने वाले, समझने वाले व्यक्ति को भी वैसी ही अनुभूति हो, तो ये एम्पैथेटिक सिचुएशन होती है। तो रिसर्चर का रोल होता है कि वो एम्पैथिक अंडरस्टैंडिंग रखे, सिंपैथिक नहीं, एम्पैथिक अंडरस्टैंडिंग विकसित करने की कोशिश करे। और जो तीसरा रोल है वो है इंक्वायरी इज ऑलवेज वैल्यू बाउंड। जो भी कोई इन्वेस्टिगेशन वो कर रहा है, जो भी कोई वो इंक्वायरी कर रहा है, वो इंक्वायरी हमेशा किसी न किसी मूल्य प्रधान होगा, किसी न किसी मूल्य से संबंधित होकर के उसकी वो इंक्वायरी करेगा। तो ये तीन ऐसे रोल हैं, तीन ऐसी भूमिकाएं हैं जिन भूमिकाओं के आधार पर रिसर्चर क्वालिटेटिव रिसर्च को आगे प्रोसीड करता है। एक तो पहली बात, पर्सनली इन्वॉल्व होगा किसी घटनाक्रम में जिसकी वो स्टडी करना चाहता है, उसमें खुद वो इन्वॉल्व हो। दूसरा, इन्वॉल्व होने के साथ साथ उसी प्रकार के सिचुएशन को, उसी प्रकार के सुख या दुख को किसी भी उसी तरह से अनुभूत करे जैसे उस समूह के लोग अनुभूत कर रहे हैं, तो उसको एम्पैथेटिक अंडरस्टैंडिंग होगी। इस रोल में उसको होना पड़ेगा। और तीसरी बात, जिस भी इंक्वायरी को वो कर रहा हो, जिस भी स्टेप पे, अपने रिसर्च के किसी भी स्टेप पे वो आगे प्रोसीड कर रहा हो, तो हमेशा उसको वैल्यूज का ध्यान रखना चाहिए, उसको मूल्य बाउंडेड वे में ही अपने इंक्वायरी को आगे प्रोसीड करना चाहिए। तो ये कुछ आप कह सकते हैं क्वालिटेटिव रिसर्च के अपने कुछ रोल अनुसंधानकर्ता के मस्तिष्क में हो सकते हैं। इसके बाद हम, हेलो, हेलो, आवाज आ रही है? यस सर। हाँ, कोई कुछ कह रहा था, आप लोगों के प्रश्न लेते फिर आगे प्रोसीड करते, बताइए। तो गुंजा कुछ कह रही थी, अब ऐसा नहीं होता। बताइए गुंजा, क्या कहना चाह रही थी? सर मैं कह रही थी आपकी वॉइस आ रही है।
नहीं नहीं, कुछ आपने चैट बॉक्स में लिखा था, कुछ कहना चाह रही थी। बोलिए, आपके जो विचार हैं उसको रखिए, सब लोग समझें इस बात को। बताइए भाई। नो सर, सर आप पहले बोलना बता। चाहेंगी? हेलो। हाँ हाँ, बोलिए, आवाज आ रही है आपकी। सर आप बता रहे थे ना कि पहले ऐसा होता था कि सब खा लेते थे, उसके बाद महिलाएं खाती थी। तो सर उसके लिए मैं बोली थी कि सर अब ऐसा नहीं होता है। अच्छा, अब ऐसा नहीं होता। आपके यहाँ नहीं होता होगा, हो सकता है आपके यहाँ नहीं होता हो। लेकिन ऐसे अगर आप, अच्छा, इसी क्लास से ही पूछते हैं, हमने जो बात कही, हमारी बात से कितने लोग सहमत हैं? क्या ऐसा होता है? होता है सर ऐसा। हाँ, क्वेश्चन बताइए, क्या ऐसा होता है? जी सर, आप सही बोल रहे थे। होता है वैसा, आप सही बोल रहे थे। अच्छा, हाँ, क्या कह रहे हैं प्रदीप, बोलिए। गांव में ऐसा होता होगा, अब तो सर ऐसा नहीं है ना कि बच्चा खुचा औरतें खाती है। चलिए, इसी क्लास में हम लोग एक सर्वे कर लेते हैं। हम एक एक लोग से बताएंगे कि उनके घर में कैसा होता है। हाँ, भारतीयों, आपके घर में कैसा होता है, आप बताइए। अनम्यूट कीजिए और बताइए, क्या हम जो बात कह रहे हैं वो आपके घर में होता है? भारती चौधरी, बोलेंगी? लगता है क्लास में नहीं है। ठीक है, गुंजा का कहना है कि इनके घर में ऐसा नहीं होता। मनीष, यस सर। आप अगर सुन पा रहे हैं तो सर अपनी मैं बात ये रखिए। कह रही हूँ, आपके घर में ऐसा होता है जैसा हम कह रहे थे? एक्सक्यूज मी सर। सर मैं ऐसा कह रही हूँ कि सर पहले ऐसा होता था, अब नहीं होता। जैसे सर पहले था कि जैसे नानी लोग खा ले, मतलब मामा लोग खा लेते थे, नाना लोग, उसके बाद फिर नानी लोग खाती थी। लेकिन सर अब ये धीरे धीरे खत्म होते जा रहा है। अभी भी ऐसा? भाई, तो मैं क्लास में पूछना चाहता हूँ, भारती, आपके घर में ऐसा होता है क्या? अगर क्लास में हो तो यस बताइए। सर। यस सर। आपको क्या लगता है, जैसा हमने, अगर मेरी बात आप सुनी हो तो आपको क्या लगता है, ऐसा होता है? हाँ सर। क्या? सर थोड़ी बात होता है, रखिए। लेकिन सर होता था पहले, लेकिन अब कम हो गया है। नहीं, हम इन जनरली बात कर रहे हैं, आपके घर की बात कर रहे हैं, आपके घर में कैसा होता है? हेलो। बोलिए बोलिए, आप कहीं बिजी हो तो कोई बात नहीं। चलिए ठीक है, मनीष सर बताइए आप। समझ में नेटवर्क नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ, मनीष बताइए। नहीं होता सर ऐसा। चाहे ऐसा नहीं होता आपके यहाँ। मुदित, मुदित आप क्लास में हैं? जी सर। हाँ बताइए, आपको, आपने मेरी बात सुनी, आप मेरी बात से सहमत हैं? जी सर। लेकिन क्या जी सर सर, मैं ये अपनी बात बोला, रखिए। बड़ी फैमिली में ऐसा हो जाता है कि मेंटेनेंस के लिए सबके पहले बड़े लोग का को प्राथमिकता दी जाती है, फिर लेडीजों को मिलती है। अच्छी बात है। हाँ, प्रदीप क्या कह रहे थे? सर हमारे यहाँ भी सर ऐसा ज्यादा
देखने को मिलता है, और गांव में भी ऐसे ही ज्यादातर ये प्रथा है कि पहले बड़े वाले खाएंगे फिर उसके बाद खाते हैं। और खास करके नई बहुओं के लिए ज्यादा प्रथा रहती है कि वो सबसे बाद में ही खाएंगी चाहे कुछ हो जाए। ठीक है, श्रद्धा क्या कहना चाहती हैं? श्रद्धा। गुड मॉर्निंग सर। सर हाँ बोलिए, एक्चुअली अपनी हम बात रखिए जल्दी जल्दी, आप लोगों की अगली क्लास भी है। हाँ सर, हमारे यहाँ भी पहले एक बार को चलो मम्मियाँ लोग हमें खिला देती हैं, बट मम्मी हमेशा पापा के खाने के बाद ही खाती हैं, दादी के खाने के बाद ही खाएंगी। हम चाहे जितना बोल लें पर वो हमेशा बड़ों के बाद ही खाती हैं। बच्चे हाँ अब खा लेते हैं, चाहे लड़कियां हो चाहे लड़के हो, वो अब खा लेते हैं। गांव में भी हमारे बच्चे खा लेते हैं, लेकिन जितनी मम्मियाँ होती हैं वो हमेशा पापाओं के बाद या फिर मदर इन लॉ के बाद ही खाती हैं। बच्चों में भी पहले लड़के खाते होंगे, लड़कियां बाद में खाती होंगी। नहीं नहीं अगर खा बच्चे लेते भी हैं। हैं तो नहीं नहीं अच्छा, पहले हमारे यहाँ खा लेते हैं, लड़कियों को लड़कों को साथ में बिठा के कि तुम लोग खा लो, फिर ये मम्मी और पापा जब खा लेंगे उसके बाद हम खा लेंगे। वो भी सिर्फ इसलिए हाँ कि ये लोग कितना क्या खा रहे हैं उस हिसाब से फिर हम लोग ले हाँ, लेंगे, देखना नहीं ये चाहिए, चीज नहीं तो रहता फिर है। उनको फिर से बनाना पड़ेगा ना, ये भी वजह हो सकता है। अच्छी बात, क्या आपको चीज? देंगे देंगे आपको मौका, रुक जाइए, आपको भी मौका देंगे। हाँ सिद्धार्थ क्या कहना चाहते हैं? सर होता है ऐसा, पहले घर के कैसा? बड़े खा लेते सर, पहले घर के बड़े खा लेते हैं, उसके बाद ही मम्मी लोग खाती हैं। बड़े और मतलब हम महिला पुरुष की हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, जेंडर की बात कर रहे हैं। जी सर ऐसे ही होता है, पहले पुरुष खाते हैं उसके बाद महिलाएं। अच्छी बात है। सुचिता क्या कहना चाहती हैं? सर मेरी फैमिली में नहीं होता सर ऐसा। कैसा? सर पहले होता था कि मतलब पापा लोग खाते थे, उसके बाद मम्मा लोग लेती थी डिनर या लंच, लेकिन अब ऐसा नहीं होता। अब वो जब जिसको भूख लगती है उस अकॉर्डिंगली सब खाना खाते हैं। अच्छी बात है। विकास क्या कहना चाह रहे हैं? बोलिए विकास। चलिए शायद क्लास में नहीं है, ठीक है। हेलो हेलो बात देखिए, हाँ बोलिए बोलिए। सर, मैं आपकी बातों से पूर्णतया सहमत हूँ। फिलहाल तो मेरे घर की परिस्थितियां भी वैसी ही हैं जैसा आपने बोला, मतलब कि पहले मेल ही खाते हैं, देन फीमेल खाती हैं। चलिए एक जनरल सा सर्वे हम करना चाह रहे थे। यहाँ पे दोनों, अगर हम बात करें जेंडर की, तो महिलाओं की अलग ओपिनियन है और पुरुषों की अलग ओपिनियन है। लेकिन ये चीज भले ठीक है कम हुई है, लेकिन हम ये एक मेंटल सेट की बात कर रहे हैं। इसमें क्या बुरा क्या भला की बात हम नहीं कह रहे, एक हमारी मानसिक दशा की बात कर रहे हैं कि अगर हम साथ में अगर बच्चों की भी बात करी जाए, खासतौर से अब तो मान लीजिए जो समृद्ध परिवार है वहां की तो बात नहीं कर सकते, लेकिन इन जनरल कंडीशन जहां पर कोई बहुत ज्यादा समृद्ध अगर नहीं है, तो वहां पे भी अगर किसी दंपत्ति के एक पुरुष और मतलब लड़के और लड़की हैं, तो उसमें भी माँ बाप पहले लड़के को प्रेफर करते हैं। अगर दोनों को साथ भी अगर खाना अगर भूख लगा हो, या तो दोनों को साथ बिठा के खाएंगे बराबर में, या फिर लड़कों को प्रेफर किया जाता है। बहुत, हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए, अब बहुत कम जगहों पे ऐसे है जहां पे महिलाओं को या लड़कियों को पहले ज्यादा प्राथमिकता दी जा रही हो। ज्यादातर केसेस में अगर आप देखेंगे तो इस तरह की चीजें अभी भी आपको ये चीज देखने को मिलेगी। और ये केवल ग्रामीण या शहरी इलाके की नहीं, ये एक पितृसत्तात्मक समाज की एक देन है जिसको आप कह सकते हैं। इस तरह के मेंटल सेट हमारे बनाए गए जो हमको हमारे समाज में दिखाई देता है। हाँ क्या कहती गुंजा, कहिए। लेकिन इसको चेंज करना भी तो जरूरी है। जैसे हम लोग की फैमिली में सब बॉयज हो या गर्ल्स हो, सबको सब इक्वलिटी मिलती है। लड़का लड़की ऐसा नहीं कि पहले भैया खाएंगे फिर मैं खाऊंगी, मतलब दोनों साथ में ही खाता है। ये सब चीज सर होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि लड़की मतलब लड़के पहले खाएंगे लड़कियां बाद में खाएंगी। इन सब चीजों को सर हम ही लोग तो चेंज करेंगे ना। क्या होना चाहिए हम इस पे बात नहीं कर रहे ना, होना तो चाहिए तो सभी लोग स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन हो कितना रहा है। हम तो एक सामान्य सा ट्रेंड बताए हैं आपको कि ऐसा देखते हुए आप आ रहे होंगे। अभी आप लोगों की भी पीढ़ी बहुत ज्यादा
नई की नहीं है, आप भी अभी उसी सिचुएशन से गुजर रहे होंगे, तो नहीं होना चाहिए, सही बात है, नहीं होना चाहिए। लेकिन हम एक इस सोशल रियलिटी के आपके समक्ष रखें कि इस तरह की चीजें दिखाई देती हैं हमारे समाज, और ये एक पैट्रियार्की का ही बहुत बड़ा प्रभाव है। ठीक है, फिर आगे कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग नेक्स्ट टर्न पे देखेंगे। अभी क्लास तो होगी आप लोगों की ना, या गैप है? यस सर, अभिषेक सर की क्लास है। नहीं सर, क्लास है। ठीक 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 है, जुड़िए आप लोग। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू।